टाटा सन्स के मादक चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी बुधवार देर रात जारी की गई। वे मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कुलाबा स्थित घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके रिश्तेदार ने बताया कि टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 2008 में टाटा को भारत का दूसरा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा निधन पर संस के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु थे, मार्गदर्शक और मित्र थे। मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया। राष्ट्रपति मुर्मू भारत के एक ऐसे आइकन खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेशन ग्रोथ के साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिक के साथ उत्सुकता का मिश्रण किया। पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस डीलर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी घरानों में से एक और स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूप से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी कहते कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिलने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आनंद महिंद्रा, मैं टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। सुंदर पिचाई, रतन टाटा के पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लीगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडल बिजनेस डीलरशिप को मार्गदर्शक देने और डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया था। इसके बाद रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर बताया, मैं ठीक हूँ और ज़्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को जन्मे। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संपादक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। वह 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के ग्रुप थे। रतन ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजे आने के पहले ही दिन इंडिया ब्लॉक के कांग्रेसी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इनमें वे 2 सीटें शामिल हैं जिनमें पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 5 पर कांग्रेसी दावेदारी की थी। सपा ने मझवा और फूलपुर सीट पर भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस में दोनों सीट चाहती थी। इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और मीरापुर डिमांड पर कांग्रेस ने सपा से सामने खड़ी थी, यानी अखिलेश कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। अखिलेश ने अपनी सीट करहल के भतीजे और पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कानपुर सीमाऊ सीट के इरफान को सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के प्रत्याशी बनाया है। वहीं अयोध्या में मिल्कीपुर सीट को सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। प्रयागराज फूलपुर की सीट से
मुजत्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बिंद की बेटी ज्योति को मझवा से टिकट दिया है। सपा ने जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं उनमें मीरापुर, कुदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर भी शामिल है। फूलपुर और मझवा को छोड़ दिया जाए तो 4 सीटों पर परिवार के ही प्रत्याशी हैं। करहल की सीट अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। यहां से अखिलेश यादव परिवार से ही तेज प्रताप को टिकट दे दिया है। इसी तरह सीमा मऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को टिकट दिया है। इरफान पहले यहां विधायक थे, सजा के बाद यह सीट खाली हुई थी। इसी तरह फैजाबाद अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के मिल्कीपुर खाली हुई है। इसे अवधेश प्रसाद बेटे अजीत प्रताप को टिकट दिया है। भाजपा बोली, सपा और कांग्रेस का गठबंधन डावाडोल। उपचुनाव में सपा उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा ने प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा की सूची हरियाणा चुनाव परिणाम का असर है। कांग्रेस के दावे वाली सीट पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हैसियत बता दी है कि हरियाणा परिणाम के भाजपा कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ गया है। उपचुनाव पर सीटों पर भाजपा गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर ने कहा कि भाजपा लोग अपने अलायंस के बारे में सोचें, सपा और कांग्रेस की चिंता न करें। इसके अलायंस के मंत्री विपक्ष के गुहार लगा रहे हैं कि विधायक सरेरार और सरेआम पीटे जा रहे हैं। पहले भाजपा के लोग उन्हें संभाल लें, फिर हमारे बारे में टिप्पणी करें। जहां तक कांग्रेस और सपा के बीच समझौते की बात है, उनके लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व आपस के बात कर रहे हैं। जल्द इस पर भी स्थिति साफ हो जाएगी। लखनऊ में ग्रेट इंसर्ट कंपनी के वेयर हाउस में लगी भीषण आग। लगभग 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। वेयर हाउस के रुक कर कंप्रेसर ब्लास्ट होते के आसपास की इमारतों में दरारें आ गई हैं। इसकी करीब 10 किलोमीटर तक धुएं की गुब्बारे दिखाई दे रहा था। मौके पर 4 फायर स्टेशन की 14 गाड़ियां 5 घंटे में आग बुझाने में जुटी रही। गाड़ियों को 50 से ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन आग लगातार धधकती रही। बाद में एयरफोर्स की टीम को बुलाया गया। जिस जगह पर गोदाम बनाया था वे मोहित भार्गव के नाम पर है, जिसे मोहित ने कलकत्ता के पुलकिन के वैध किराए पर दे रखा था, जहां पर ग्रेट इंसर्ट कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा जाता है। स्टोर के इंचार्ज दीपेश श्रीवास्तव ने बताया कि देर रात तक माल लोड हुआ था। सुबह 10:30 बजे पहुंचने तक आग लग चुकी थी। वेयर हाउस में करीब 35 कर्मचारी काम कर रहे थे। लखनऊ शहर में कुल 7 शोरूम है, जहां पर यही से माल जाता है। ऐसे करीब 8 करोड़ सामान जल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। नागलो के चीफ फायर ऑफिसर मंगेश कुमार का कहना है कि वेयर हाउस में वॉशिंग मशीन, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कंप्रेसर के धमाके के कारण तेजी से आग फैली थी। इस वजह से आग में काबू थोड़ी धीरे परेशानी का सामना करना पड़ा। धुआं अधिक उठने से बचाव कार्य में परेशानी। फिलहाल आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल सका। शॉर्ट सर्किट की आशंका है। हरियाणा में नायब सैनी 15 अक्टूबर से पहले नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला में परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम के साथ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। प्रदेश में 8 अक्टूबर को 90 विधान सीटों पर आए नतीजे में बीजेपी ने 48 सीट जीती हैं। भाजपा पहले ही नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर चुकी है। चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में हुआ था। चुनाव में जीत के बाद बुधवार को कार्यवाहक सीएम नायब सैनी दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीश धड़न और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यहां नायब सैनी सीएम बनाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी है। सीएम का फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। पहले दशहरे के दिन शपथ ग्रहण की संभावनाएं थी। हालांकि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली ने कहा कि यह फेस्टिवल सीजन है, इसलिए सीएम के नाम पर शपथ को लेकर दशहरे के बाद चर्चा की जाएगी।
भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20 86 रन से हरा दिया। यह बांग्लादेश पर टीम इंडिया से सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 221 रन का स्कोर बनाया। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार 200 से ज़्यादा रन का स्कोर बनाया गया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 16वां ही T20 खेला। इससे पहले 15 मुकाबले में कभी भी 200 रन का स्कोर नहीं छू सकी। बुधवार को भारत ने 221 रन बना दिए। यह बांग्लादेश के खिलाफ टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने 106 रन बनाए थे। भारत ने 221 रन बनाने में 9 विकेट गंवाए थे। T20 9 विकेट गिरने के बाद यह किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2024 में ही जर्सी स्विट्जरलैंड के खिलाफ 9 विकेट खोकर 219 रन बनाए थे। टॉप 10 टीमों में वेस्टइंडीज के इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट खोकर 207 का स्कोर बनाया था। भारत ने T20 क्रिकेट में 36वीं बार 200 से ज़्यादा रन बनाकर स्कोर बढ़ाया। यह T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा बार 200 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड किया है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 23 बार 200 प्लस रन बनाए हैं। बांग्लादेश ने भारत को 86 रन से हराया। यह टीम इंडिया की बांग्लादेश पर रन के अंदर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले एंटीगुआ ने इसी साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम ने 50 रन का मुकाबला जीता। भारत से संजू सैमसन के साथ ओपनिंग उतरने अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग करते हुए विकेट भी निकाला। वह T20 भारत के लिए ओपनिंग करने के बाद उसी मैच में विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। उनसे पहले 2006 में सचिन तेंदुलकर, 2012 में इरफान पठान ऐसा ही करते थे। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 गेंदबाजों की बॉलिंग कराई। इनमें वरुण चक्रवर्ती और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। वहीं मयंक यादव, वाशिंग सुंदर, अभिषेक शर्मा, रियान पर अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया। T20 में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत 7 गेंदबाजों ने एक ही मैच में विकेट लिया हो। नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 पर बैटिंग करके उतरे। उन्होंने महज 34 गेंदों पर 7 छक्के लगाकर 74 रन की पारी खेल दी। उन्होंने फिर बॉलिंग करते हुए 26 रन देकर 2 विकेट भी लिए। वह एक ही T20 मैच में 70 प्लस रन बनाने के बाद 2 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। दोस्तों, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करो।